मम्मट का काव्य प्रकाश। मम्मट आप लोग जानते हैं काव्य शास्त्री हैं, एस्थेटिशियन हैं, बहुत अच्छे इनका सम्मान है। एक तरीके से अलंकारवादी है, अलंकार की प्रस्थापना में इनका योगदान है। अलंकार के जो स्कूल है उसको मानने में, उसको आगे बढ़ाने में इनका योगदान है। और इन्हीं के यूपीपीसीएस में अलंकार भी हैं, आप लोगों को पता होगा। हमारे सिलेबस में अलंकार भी हैं। मम्मट का काव्य प्रकाश 10 चैप्टर में है। इन चैप्टर का नाम दश उल्लास के नाम से है। चैप्टर को हम उल्लास करते हैं। तो जो यह काव्य प्रकाश है 10 चैप्टर है, 10 उल्लास हैं, उनका नाम है। यह कश्मीर से थे। आपको बता दूं कि बहुत सारे काव्यशास्त्री यह कश्मीर से रहे हैं। बहुत सारे प्राचीन समय में जितने भी कश्मीर आप लोगों को पता है, चाहे वह पाणिनि रहे हों या उससे पहले के समय काल से कश्मीर एक बहुत ही तक्षशिला और अन्य जगहों का आप लोगों ने प्राचीन समय में नाम सुना ही होगा। इनका समय काल 11वीं शताब्दी के आसपास, 11वीं शताब्दी में माना जाता है, 1100 एडी के संदर्भ में। इनके पिता का नाम पता चलता है जयाता था, और ज्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। रही बात यदि यूपीपीसीएस में देखा जाए तो हम यूपीपीसीएस के ही संदर्भ में यहाँ पर उपस्थित हैं, और यूपीपीसीएस के सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही काव्य प्रकाश से है। मम्मट के जो काव्य प्रकाश है उससे स्पेसिफिक है। यह जो काव्य प्रकाश है, फर्स्ट जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके 7वें और 8वें नंबर क्वेश्चन में आता है। जो यूपीपीसीएस है उसके फर्स्ट पेपर के 7th और 8th नंबर क्वेश्चन में काव्य प्रकाश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 3 क्वेश्चन होते हैं। इसी काव्य प्रकाश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम अध्ययन करेंगे, इन्हीं के आसपास ही रहिएगा और ज्यादा नहीं, क्योंकि सिलेबस ही इतना है और कुछ भ्रम है। आज मैं वह भी भ्रम भी कई चीजों का समाप्त करता हूं कि काव्य प्रकाश के या जो अलंकार हैं उसमें क्या भ्रम की स्थिति होती है। तो काव्य प्रकाश के सिलेबस में काव्य प्रयोजन है, काव्य लक्षण है, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, काव्य हेतु, काव्य के भेद, काव्य के कौन कौन से भेद हैं, शब्द शक्तियां कौन कौन सी हैं, लक्षणा व्यंजना आप लोग सुने भी होंगे, रस सिद्धांत के बारे में काव्य प्रकाश पे क्या डिस्कस किया गया है, गुण क्या है, काव्य गुण क्या है, इसके अलावा अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, चाहे वह 9वां उल्लास हो चाहे वह 10वां उल्लास हो। इन दोनों उल्लासों से जो है कुछ एक शब्दालंकार और अर्थालंकार आपके सिलेबस में पूछे गए हैं। जो सिलेबस में पूछा गया है वह काव्य प्रकाश से पूछा गया है, न कि कई बच्चे क्या करते हैं कि अलंकार पूछा गया है तो अनुप्रास कहीं से भी लिख लिए, अनुप्रास, श्लेष पूछा गया कहीं से भी लिख लिए श्लेष, नहीं, वह काव्य प्रकाश का पूछ रहा है और काव्य प्रकाश का संदर्भ उदाहरण देते हुए उसके जो लक्षण दिए हुए हैं वह देते हुए आपको लिखना है, न कि कोई सा भी आपने सर्च किया कहीं से भी कुछ मिल गया इस तरीके से। ऐसा गलती मत कीजिएगा। ये अच्छी बात ये रही है कि उन्होंने नंबर दिए हैं, कई बार आपने गलत भी लिखा है तब भी मार्क्स मिले, मगर यह सिलेबस के ही अंतर्गत लिखने, इसको लिखेंगे तो आप श्योर रहेंगे। नेक्स्ट है, जो अगर अलंकारों की बात की जाए, 9व और 10म उल्लास के अंतर्गत जो देखे जाते हैं वह है अनुप्रास, श्लेष अलंकार, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहनुति, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, अर्थांतरन्यास, विभावना, विशेषोक्ति, सभावोक्ति, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, दृष्टांत, दीपक और परिसंख्या अलंकार। ये जो अलंकार हैं यही पूछे जाते हैं। और यह जो प्रश्न है, प्रश्न कितने हुए, प्रश्न एक्चुअली बढ़ करके कुछ ज्यादा होते हैं, जैसे काव्य प्रयोजन 1 प्रश्न, काव्य लक्षण 1 प्रश्न, काव्य हेतु 1 प्रश्न, काव्य के भेद 3 प्रश्न इसके अंतर्गत बन जाते हैं, शब्द शक्तियां 3 से 4 प्रश्न इसके अंतर्गत बनते हैं, रस सिद्धांत 3 से 4 प्रश्न बनते हैं और गुण 1 प्रश्न। इस तरीके से यह लगभग यदि मैं कहूं तो 15 प्रश्न से 18 प्रश्न के बीच में, 15 प्रश्न, 12 प्रश्न और 18 प्रश्न, डिपेंड करता है कि आप कितना
प्रीवियस ईयर को देखने का प्रयास करते हैं उसके। कुल मिलाकर लगभग एवरेज 16 प्रश्न इस पूरे सेक्शन में आपको, और अलंकार के अलग। हम एक एक करके इन सभी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। यदि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काव्य प्रकाश के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, पहले यह देखिए। क्या है? दश उल्लास है। जो प्रथम उल्लास है उसमें उन्होंने मंगलाचरण किया है। हम मंगलाचरण थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे आज, और हम देखेंगे इसके अंतर्गत प्रथम उल्लास में ही आप लोग जब यूज करते हैं ना, लिखते हैं, तो यह जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ये ऑप्शनल है, बताने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जब हम देखेंगे काव्य का प्रयोजन, प्रयोजन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई हैं, कारण क्या रहा है, काव्य का हेतु क्या रहा है, काव्य का स्वरूप क्या रहा है, लक्षण जिसे कहते हैं, ये सब जब देखेंगे तो वह प्रथम उल्लास में होता है। इसके बाद द्वितीय उल्लास जो होता है उसमें शब्द की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है मेनली। शब्द शक्तियां, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, इन सब स्तर पर दिया गया है। जो तीसरा उल्लास है वह है अर्थ की व्याख्या से संबंधित, अर्थ के भेद कैसे हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जो चतुर्थ उल्लास है उसमें काव्य का प्रथम भेद दर्शाया गया है, रस का स्वरूप दर्शाया गया है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है उन चीजों पर दर्शाया गया है, अर्थ व्यंजना का वर्णन किया गया है। इसीलिए इस पूरे उल्लास को, चैप्टर को ध्वनि निर्णय कहा जाता है। नेक्स्ट यदि पांचवें उल्लास को देखा जाए तो इसमें जो व्यंजना है, व्यंग काव्य, उसके 8 भेद दर्शाए गए हैं, और व्यंजना शक्ति का उदाहरण, खंडन, मंडन, ये सारी चीजें इस चैप्टर में यानी उल्लास में किया गया है। नेक्स्ट है छठा उल्लास है, इसमें चित्र काव्य की बात की गई है। काव्य के भेदों के अंतर्गत चित्र काव्य यानी अर्थ काव्य या चित्र स्वरूप जो है वह इसमें, इसीलिए शब्दार्थ चित्र निरूपण इस चैप्टर का नाम रखा गया। सप्तम उल्लास में जो काव्य के दोष होते हैं वह दोषों को दर्शाया गया है, उन दोष के बारे में चर्चा की गई है। अष्टम उल्लास में काव्य के गुणों के बारे में बात की गई है। काव्य के स्वरूप के अंतर्गत जो गुण है ना, हम लोग जानते हैं सगुणऊ, है ना, वह दर्शाया गया है। नवन में शब्दालंकारों की बात की गई है, उसकी परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है और उसके अपवाद क्या है। म्यूट कर लीजिए आप लोग। है दशम उल्लास जो है अर्थालंकारों की 10 चैप्टर है। आज जो हम क्लास में देखने का प्रयास करेंगे वह हम देखेंगे मंगलाचरण। मंगलाचरण को देखने का प्रयास करेंगे, हम देखेंगे काव्य के हेतु क्या हैं, और हम देखने का प्रयास करेंगे काव्य के कारणों के अंतर्गत। चलिए, इसका जो मंगलाचरण है वह हम लोग पहले देखते हैं। मंगलाचरण आपके सिलेबस में नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग सुने रहें कि मंगलाचरण है कैसा। ठीक है, मंगलाचरण किया है, यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। इसके अंतर्गत, इसके स्वरूप के अंतर्गत कवि कहता क्या है, कहता है कि जो ब्रह्मा की सृष्टि होती है ना, जो ब्रह्मा का जो बनाया हुआ जगत है वह भी भाग्य के बंधनों से परितंत्र है। वह क्या होता है, उसका विनाश होता है। सृष्टि ऐसी सृष्टि है जिसकी उत्पत्ति और उसकी विनाश भी होता है, परंतु जो कवि की रचना होती है ना वह क्या होती है, किसी नियत के ऊपर नहीं होती है, वह हरदम ह्लादयी जो है आनंद देने वाली होती है, आनंद के स्वरूप में रहती है, आनंदानुभूति देती है। कौन? यह जो कवि की है। जैसे यदि आप कालिदास का ग्रंथ देखें, कालिदास का ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, आज से कोई लोग कहते हैं 2500 साल पहले, कोई लोग कहते हैं 2000 साल पहले इसका आज भी जब आप अध्ययन करते हैं, आप देखें गेटे महोदय क्या कहते हैं उनके बारे में, तो आज भी जब आप अध्ययन करते हैं तो वह आनंद आता है। आज से 50-60 साल पहले मूवी कोई बनी हो, 70 साल पहले मूवी हो, आज भी उसको आप देखें तो वह आनंद देती। मगर ये इनके कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रह्मा की जो सृष्टि होती है वह नियमों में होती है, उसका विनाश होता है,
मगर जो कवि होता है उसका विनाश नहीं होता है। अग्नि पुराण में कहा गया, अपारे काव्य संसारे कवि रे व प्रजापति, यथास्मै रोचते विश्वम तथैदम परिवर्तते। 2017 में यूपीएससी में यह अनसिन पैसेज में श्लोक आया हुआ था, आप लोग यदि देख पा रहे हो तो उसमें कहा गया क्या अग्नि पुराण में कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। यह जो काव्य संसार है ना, उसमें कवि जो है ब्रह्म है। कवि कैसा है? ब्रह्म है। उसको जैसा लगता है वैसे वो विश्व की रचना कर देता है ना। जैसे उसकी इच्छा होती है वैसे उसी बात को कवि, आप लोग समझ रहे हैं ना? आप लोग सुने होंगे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसीलिए इसीलिए कि वह जो है वो अपने संसार का रचयिता खुद होता है। और उसी बात को यहाँ पर मम्मट कहने का प्रयास करते हैं कि जो ब्रह्मा की सृष्टि है बहुत कम है, उसका एक नियमबद्ध है, एक सिस्टमेटिक वे है, परंतु जो कवि की सृष्टि है वह हरदम आनंद देने वाली नव रसों से युक्त वह है। इस तरीके से मंगलाचरण नमस्कारात्मक, क्योंकि भारतीय यानी माँ शारदा का वह वर्णन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मम्मट के काव्य प्रयोजन पर। मम्मट के काव्य प्रयोजन पर। मम्मट का जो काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन है उसको हम चर्चा करने हैं। काव्य प्रयोजन, यदि हम वेदांत दर्शन देखे थे, आप लोग सभी लोग थे वेदांत दर्शन में, हम लोग वेदांत सार ग्रंथ देखे थे। आप बताइए कि वहां पर प्रयोजन क्या था? वेदांत सार में वेदांत सार का प्रयोजन क्या था? कोई बताइए। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। प्रयोजन सर मोक्ष की प्राप्ति। क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य था कि नहीं? आप तो ध्यान नहीं देते हैं। जीव का ब्रह्म से ऐक्य हो जाना इसका प्रयोजन है। यस सर। विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, है ना। एक अज्ञान की समाप्ति, जो जीव ब्रह्म ऐक्य था, प्रयोजन को कई बार अज्ञान की समाप्ति हो जाए, आप आनंद को प्राप्त कर लें। तो आप यह बताएं कि ये कह रहे हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या होता है? काव्य किस लिए आप वहां पे वेदांत दर्शन को क्यों पढ़ने जाते? अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, जीव का ब्रह्म से ऐक्य हो जाता। तो आप यहां पर बताएं कि काव्य का प्रयोजन क्या है, क्यों कोई काव्य लिखेगा? इसको दूसरे तरीके से समझिए। यदि आप मूवी रूपी काव्य बना रहे हैं, मूवी एक काव्य का ही स्वरूप है, नाटक के अंतर्गत उसकी विस्तृत आज के आधुनिक स्वरूप देख सकते हैं। तो नाटक एक काव्य है, एक तरीके से आप जानते हैं, उसी को पर्दे पे लाया गया है नाटक को, क्योंकि नाटक को आपको पता होगा कि प्रेक्षागृह में दिखाया जाता था। भरत मुनि का यदि आप नाट्य शास्त्र पढ़े तो तब से प्रेक्षागृह में दिखाया जाता था, यानी पिक्चर हॉल में। वही चीज अब पर्दे में है, एक जगह बना पूरे दुनिया में हो जाता है, वही नाटक है। एक तरीके से आप मूवी कोई क्यों बनाएगा, यह प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रयोजन है? ऑब्जेक्ट क्या है उसका कि वह काव्य को बनाए? कोई भी कवि क्यों मेहनत करेगा? तो बहुत सारे मत आते हैं। कहा जाता है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की। जैसे थामा रहे हो कि काव्य के लिए काव्य क्यों कोई लिखता है, मगर हम यहाँ पर केवल और केवल मम्मट के काव्य प्रयोजन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्या है? श्लोक है, कोटेशन है, काव्यम यश से। काव्य किस लिए होता है? प्रयोजन उसका क्या होता है? यश से, अर्थ कृते, व्यवहार विदे, शिवेत रक्षते, सद्य पर निवृत्तये और कांता सम्मितयोपदेश युजे। काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य होता है यश के लिए। किसके लिए? यश से, यश के लिए काव्य का प्रयोजन होता है। और
अर्थकृते। यशस्य से तात्पर्य एक एक करके देखा जाए तो आप अगर कालिदास को देखें तो उन्होंने रघुवंशम में क्या लिखा है? रघुवंशम में लिखे हैं मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहुरिव वामन। क्या कहते हैं? मैं मंद हूं। कालिदास क्या कहते हैं? मैं बुद्धि में मंद हूं, मगर मैं चाहता क्या हूं? कवि यशः प्रार्थी, कवि का यश प्राप्त हो जाए मुझे। कवि का मुझे यश प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं जैसे कोई वामन होता है, कोई वामन व्यक्ति, और कोई दूर हो, जैसे कोई लंबा व्यक्ति ही उस फल को वृक्ष से तोड़ सकता है, वैसे जब वामन व्यक्ति होगा उसको कूद कूद करके प्राप्त करना है। मैं बहुत वामन हूं और कूद कूद करके प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? बड़ा सा फल जो लंबे लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। तो होगा क्या? गमिष्यामि उपहास्यताम, मैं हंसने का पात्र बन जाऊंगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, है ना। इसलिए कहते हैं काव्य मम्मट कहते हैं काव्यम किस काव्य का प्रयोजन काव्य किस लिए होता है? तो यश से। दूसरा क्या कहते हैं जो काव्य होता है? अर्थकृते। अर्थकृते कोटेशन कहा जाता है सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति पुरुषो दासः कस्य अर्थस्य। पुरुष जो है दास होता है किसका? धन का। सभी गुण जो है कांचनम, कांचन मतलब सोना चांदी धन, उसके प्रति ऐसी सुक्तियां होती हैं प्राचीन समय में। सुक्तियां अर्थस्य पुरुषो दासः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, इस तरीके से उक्तियां। तो आप देखेंगे कि वह अर्थ के लिए भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें नाम लिया जाता है बाणभट्ट का। बाणभट्ट ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। एक धावक कवि थे बाणभट्ट श्रीहर्ष के यहाँ। कहा जाता है कि श्रीहर्ष ने रत्नावली नाटिका जो थी वह धावक से खरीद ली थी पैसा दे करके। तो धन राशि की प्राप्ति के लिए भी, जैसे आप मूवी बनाते हैं तो कुछ लोग यश के लिए बनाते हैं, अपना यश फैले, दूसरे लोग कमाई हो जाए। तीसरे लोग, तीसरे प्रकार के क्या है? व्यवहार अविधेय। व्यवहार से मतलब क्या है? कि लोक व्यवहार का ज्ञान हो जाए। जब काव्य लिखा जाता है, जैसे आप रामायण को देख लें, रामायण जो काव्य बनाया गया वह जो हुआ था उसको लोगों को पता रहे, लोगों को उससे शिक्षा मिले, अपने लोगों, राजा जो है प्रजा के पास ज्ञान पहुंचा पाए, और उससे क्या होगा कि लोगों को ज्ञान मिले कि ऐसी स्थिति में कैसे काम करना चाहिए। जो चौथा है वह है शिवेत रक्षताये। शिव, शिव का मतलब मंगल, शिव इतर रक्षताये। बाणभट्ट, आप लोग बाणभट्ट को जानते होंगे, उनके साले थे मयूर भट्ट। जब दोनों धारा नगरी में रहते थे, वह एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे को अपनी बातें सुनाते थे। एक दिन की बात है, बाणभट्ट की जो पत्नी थी वह किसी कारण से उनसे रूठ गई। रात भर वह बाणभट्ट जो थे अपनी पत्नी को मनाने का प्रयत्न करते रहे। रात बीत गई। वह पत्नी से सुबह में 3 लाइन का श्लोक कहते हैं। गत प्राया रात्रि कृष तनुषति सीरियत इव प्रदोषोयम निद्रा वशमुपगतो धूणित इव प्रणमांतो मानस्य सीन तथापि धमहो। इस प्रकार से वह 3 पदों की रचना करते हैं। और चतुर्थ पद के लिए 4 पद होते हैं, चतुर्थ पद के लिए वह आवृत्ति कर रहे थे, और ऐसा वह बोल रहे थे अपनी पत्नी को सुनाने के लिए। तब तक जो है, चौथी बात जब वह कहते हैं तब तक मयूर भट्ट आ जाते हैं। तीसरी बात सुन लेते हैं और चतुर्थ बात यह बोल देते हैं मयूर भट्ट, उनके जो साले होते हैं। कुछ प्रत्यासत्या हृदयम अपि तेष्टि कष्टनम। तात्पर्य क्या था ना कि ये जो कहते हैं इनके साले, इनके जो मयूर भट्ट होते हैं, वह कहते हैं कि इस तरीके से पत्नी का होने का फायदा ही क्या है, इस तरीके से हृदय का होने का संदर्भ ही क्या है। और उनकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है, वह सुन नहीं पाती हैं कि मेरा ही भाई ऐसा कहा है, और फिर गुस्से में वह बोलती हैं जिसने ऐसा दिया साफ दे देती हैं।
और जब शाप दे देती हैं कुष्ठ होने का इनको शाप हो जाता है। अब हो क्या किया जाए? पत्नी को ज्ञात होता है कि इसको ये तो मेरा भाई ही था, शाप दे दिया है। तब वह ये होता है कि तुम जो है कुष्ठ निवारण के लिए सूर्य शतक की रचना करो। और मयूर भट्ट गंगा तट पर जाकर के एक वृक्ष के नीचे क्या करते हैं, सूर्य शतक का लेखन शुरू कर देते हैं। इस तरीके से उनका जो अमंगल कुष्ठ रोग होने वाला होता है, जो कुष्ठ रोग हो चुका होता है, एक तरीके की शुरुआत हो जाती है, वह क्या हो जाता है। तो कुछ लोग क्या होता है, काव्य लिखते हैं अमंगल के नाश के लिए। गुनगुना पानी, गुनगुना पानी के लिए। अच्छा, हाँ, आजकल गुनगुना पानी जरूरी है, एकदम ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना में अगर ध्यान नहीं देंगे तो कहानी लंबी है। मैं जान करके छोटे में रखा कि आपको पता चले कि हाँ वास्तव में क्या स्थिति है। नेक्स्ट है पांचवा, जो कहते हैं सद्यः पर निवृत्तये। सद्यः पर निवृत्तये, जैसे यदि आपने क्या किया, मूवी कोई बनाई, अपने से बनाया, आपने काव्य सुंदर लिखा, मान लीजिए आप क्या होता है आज 4-5 घंटा बैठ करके पढ़े, और जब पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के उठने के बाद बड़ा आनंद आता है, अरे मैं पढ़ा, बड़ा अच्छा लगता है, होता है कि नहीं? कभी फील किए हैं? बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जी सर। पढ़ा। ये जो फीलिंग होता है सद्यः परिनिवृत्त, अलौकिक आनंद, ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्म के जैसा आनंद, है ना? जब कोई काव्य सुंदर लिख देता है तो कुछ लोग जो है अपने मन की खुशी के लिए, अपनी आनंद को प्राप्त करने। दूसरी बात, एक और चीज कि मान लीजिए काव्य उन्होंने लिखा, मूवी देखे, मूवी बनाया किसी व्यक्ति ने, अच्छा वह बनाया और देख रहा है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, ठठाके हंस रहे हैं पिक्चर हॉल में, उसको आनंद मिलेगा कि नहीं जो बनाने वाला है? लोग एकदम उसका, तो सद्यः परिनिवृत्त क्या होता है, अलौकिक आनंद की जो अनुभूति होती है, उसके लिए भी काव्य का निर्माण किया जाता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जो लास्ट है वह है कांता, इनकी बड़ी यह कांता संमित वाला जो है, यह बड़ा सम्मान दिया जाता है। कांता संमित तयोपदेश युजे, अंतिम प्रयोजन है। अंतिम प्रयोजन जो उपदेश होते हैं वह 3 प्रकार के एक्चुअली होते हैं। उपदेश जो होता है वह 3 प्रकार का, एक होता है शब्द प्रधान, एक होता है अर्थ प्रधान, और तीसरा होता है रस प्रधान उपदेश। 3 प्रकार के उपदेश होते हैं। जो कांता संमित उपदेश है उसके अंतर्गत जो है शब्द की प्रधानता नहीं होती है, अर्थ की प्रधानता होती है। शब्द की प्रधानता नहीं होती है, अर्थ की प्रधानता नहीं होती है, जो है रस की प्रधानता होती है। रस की प्रधानता, रस की प्रधानता कैसी? तो वह कहती है कि यह काम बहुत करो, गुनगुना देना, थोड़ा लीजिए गुनगुन साइलेंट, जा और मिला दो। मानते नहीं। बता ये रहा था, जो कांता संमित, कांता का मतलब होता है पत्नी, प्रेमिका, प्रेयसी। अब मान लीजिए कोई पिता हो, आदेश दे तो आपको करना पड़ेगा। कोई छोटा आपके काम करने वाला आदेश दे, आप नहीं करेंगे? हम्म? हम्म? करेंगे? सम्मित यानी जो पिता के समान आदेश न हो, जो डंडे से न कराया जाए, वह क्या होता है, कांता सम्मित जो होता है। वह यदि मान लीजिए कि आपकी कोई पत्नी हो या आपकी प्रेमिका हो, ये कर दो, इस तरीके से कर दो, ऐसा हो जाए, वो जबरदस्ती आपके प्रेशर नहीं, मगर वह रस या ऐन कीन प्रकारेण करके अपना, वह जो है आपका भले के लिए वह काम कर, कुछ नहीं तो आज के समय में क्या, आज के समय क्या, प्राचीन समय से ही कई बार लोगों को आसानी से समझ में आए। अच्छा ये बताइए, आप कोई किताब पढ़े, कोई आपने पुस्तक पढ़ी और किसी कार्य के लिए आप प्रवृत्त हो गए, कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा कार्य करने, तो मार करके कोई किताब कराई है आपसे या डांट करके कराई है? वह प्रेम से उसकी बात को आपने समझा,
और आपने उसको लागू किया, फॉलो किया। इसी को कहते हैं कांता सम्मित योपदेश। कांता सम्मित उपदेश जो है उससे क्या होता है कि आसानी से आप अपनी बात को रख पाएंगे। वामन ने क्या कहा था? वामन ने कहा था कीर्ति, प्रीति, आनंद इन सब चीजों के लिए होता है, मगर हम वहां पर नहीं जाते हैं। और वामन वाला आपके बुकलेट में मैंने दिया हुआ है, मगर आप उस पर लिखने का भी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि यही लिख देना आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट यदि देखा जाए काव्य का कारण, काव्य के कारण को इसको देखते हैं, फिर काव्य के कारण को ही हम लोग क्या करते हैं, हेतु। देखिए प्रयोजन और रीजन। प्रयोजन किस लिए, पिछला वाला जो था किस लिए, धन के लिए। और कारण क्या होता है, कैसे जो है बना काव्य, कैसे वह काव्य बना, आपके पास कैसी क्षमता थी। आप ये बताइए, मूवी आप बना पाएंगे? सब लोग बना लेंगे? सब लोग नहीं मूवी सर। बना सकते हैं? होता है कि नहीं? एक कोटेशन कहा जाता है पुराणों में कि कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा, व्युत्पत्तिर दुर्लभा तत्र विवेकस्तत्र दुर्लभा। कहते हैं बड़ा ही दुर्लभ होता है कवित्व, कवि की पावर आ जाना, और कवि की शक्ति आ जाए तो बहुत ही मुश्किल होता। कवि बनना बहुत दुर्लभ होता है, और कवि जैसी शक्ति आ जाए वह बहुत ही, व्युत्पत्ति करने आ जाए, चीजों को समझ करके व्याख्यायित करने आ जाए, वह जो है बहुत कर। और सबसे कठिन होता है विवेक का आना, विवेक आपके पास आ जाए, यह सबसे कठिन होता है। मम्मट ने माना है 3 चीजें चाहिए। इससे पहले यदि देखा जाए तो रुद्रट रहे हैं, उन्होंने शक्ति, निपुणता, अभ्यास को रीजन माना है, कैसे आप काव्य बन। ये समझिए कि आप मूवी आप देखेंगे, कुछ लोग नैसर्गिक होते हैं। श्लोक को मैं आपके सामने उपस्थित रहूं। भामा कहते हैं काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्य की उत्पत्ति होती प्रतिभावशात। प्रतिभा नहीं है, प्रतिभा आप समझ रहे हैं ना, प्रतिभा समझ रहे हैं? यस सर। और उसके अलावा भामा कहते हैं नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुनलबलम अमंदश्चाभियोगस्याः करणम काव्य संपदा। कहते हैं कि इस तरीके से जो है नैसर्गिक प्रतिभा के साथ निर्मल स्वभाव होना चाहिए, निपुणता होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। अगर यह होगा तो आप कवि बन पाएंगे और काव्य लिखा जा पाएगा। मगर अभी क्लास ले रहा हूं, क्लास के बाद आपको कॉल करता हूं। तो मम्मट ने क्या कहा, अगर मम्मट की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याच वीक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस् तदुद्भवे, इति हेतुस् तदुद्भवे। कहते हैं कि यदि काव्य का पावर चाहिए, या ये हेतु कह लें, या लिखने आना चाहिए, तो 3 चीजें चाहिए। आपके अंदर शक्ति, दूसरा निपुणता, और तीसरा अभ्यास। शक्ति को ही प्रतिभा का स्वरूप देखा गया है। प्रतिभा, प्रतिभा का स्वरूप देखा गया है, यानी शक्ति, निपुणता और प्रयास, अभ्यास, ये तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। काव्य हेतु में, काव्य के कारण में शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति ही प्रतिभा के रूप में आप देख सकते हैं। शक्ति, शक्ति को ही प्रतिभा कहा जाता है। प्रतिभा आप लोग जानते हैं, प्रतिभा किसी लड़की का नाम नहीं। प्रतिभा का अर्थ आप लोग जानते हैं? टैलेंट सर। हाँ, टैलेंट। उसके लिए उन्होंने कहा नव नवोन्मेष शालिनी बुद्धि प्रतिभा,
नई चीजों को प्रतिपादित करने की जो इच्छा होती है, नई चीजों को बताने की जो इच्छा होती है, या क्रिएट करने की, मूवी में नई चीजों को ले आने की। आप इधर आप हाल के समय में एक मूवी का नाम सुने होंगे, टेनेट, इंग्लिश में है, आपने सुना होगा। वह जो डायरेक्टर हैं उसके, वही राइटर भी उसके रहे हैं। उनके अंदर वाकई में प्रतिभा है। उन्होंने इंसेप्शन जैसी मूवी, बहुत सारी अच्छी अच्छी नए प्रकार की, दुनिया में ऐसी मूवी नहीं बनी कभी, ऐसी मूवी को बनाया। वैसे ही कालिदास की बात की जाए तो कालिदास ने क्या किया, अभिज्ञान शाकुंतलम में महाभारत से लिया गया है। महाभारत में राजा जो दुष्यंत थे, बहुत ही खराब तरीके से स्थिति थी। दुष्यंत का चित्रण ठीक नहीं था, अच्छा राजा नहीं माना जाता, मगर कवि ने क्या किया, अपनी प्रतिभा से उसको श्रृंगार रस प्रधान बना दिया। और जो कवि था, वह जो नायक था, उसको एक अच्छा नायक के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो जन्म से ही जो सुविधा मिलती है, जन्म से ही जो देखने की क्षमता मिलती है, उसी को कई बार कहा जाता है प्रतिभा। और मम्मट कहते हैं निपुणता होनी चाहिए। निपुणता का मतलब जो शास्त्रों में जो बात की गई है, अध्ययन, पहली बात तो आपको प्रतिभावशात ज्यादा अध्ययन करने की अब जरूरत नहीं होगी। आप लोग सुने होंगे कई लोग बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं, और कई लोग निपुणता ला करके सिलेक्ट हो जाते हैं, अभ्यास करके, चीजों को देख करके, सिस्टमेटिक वे में होकर के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वही कहते हैं मम्मट कि जो है, आप लोक व्यवहार, शास्त्रों का, जो पूर्व कवि रहे हैं उन्होंने कैसे लिखा है, उन सब चीजों का जान करके डेली अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, षडांगों का अध्ययन करना, व्याकरण, कोश, नृत्य, गीत, 64 कलाओं का अध्ययन करना, आयुर्वेद का अध्ययन करना, ज्ञान हर एक प्रकार का, चाहे वह गज का हो, अश्व का हो, चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, व्यास हो, कालिदास हो, वाल्मीकि हो, रामायण, महाभारत, पुराण, इतिहास, सब चीजों का ठीक से अध्ययन करना और सही तरीके से जानना। और जब यह जान जाएगा तो ऑटोमेटिक निपुणता यह डेवलप हो जाती है। तीसरा कहते हैं अभ्यास। जानने भर नहीं है, यदि आपको सिलेक्शन होना है तो अभ्यास भी, लिखना भी पड़ेगा, लिखना भी आपको पड़ेगा। और जब आप लिख लेंगे, उसका बार बार अभ्यास करेंगे, भले एग्जाम आपके 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, मगर आपका डेली का अभ्यास होना चाहिए। बहुत पहले मैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए जब मैं यहाँ दिल्ली आया, तो मेंस मेरा दूसरा वाला मेंस मेरा इलाहाबाद में पड़ा हुआ था। तो मैं गया इलाहाबाद, मैंने डाला था क्योंकि मुझे घर जाना था, एग्जाम के बाद ठंडी में होता है, तो मैं सोचा वहीं से घर 15 दिन बिता के आएंगे। तो इलाहाबाद एग्जाम सेंटर डाला, वहाँ एग्जाम देने गया। जहाँ मैं था, एक वहाँ पे लॉज फेमस है, लॉज में मैं था, लॉज हमारे एक मित्र की थी, वहाँ पे रुका हुआ था। तो देखा क्या कि सभी बच्चे जो है, सुबह में 8 बजे 10 बजे लाइट चली जाती थी, तो सभी बच्चे जो क्या करते थे, खाना बनाते थे, और खाना बनाने से पहले सुबह उठते थे और जितना पढ़े हुए सारा अभ्यास करते थे। एग्जाम भले 6 महीने बाद, मगर अभ्यास डेली, अभ्यास करने से निपुणता आती है। अभ्यास से ही, यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ चीज नहीं। तो इसलिए ये मम्मट कहते हैं, काव्य का हेतु जो कारण है, उसके लिए शक्ति चाहिए, निपुणता चाहिए और अभ्यास चाहिए। इसी को हिति हेतुस तदुद्भवे, इस तरीके से बात करते हैं, इति हेतुस तदुद्भवे, यानी काव्य की उत्पत्ति के लिए ये हेतु है। कौन? शक्ति, निपुणता और अभ्यास। ठीक है। सर शक्ति, शक्ति को थोड़ा एलिब्रेट करना, मतलब किस टाइप की शक्ति सर? शक्ति यानी प्रतिभा बोल प्रतिभा। रहे हैं? अच्छा, शक्ति का प्रतिभा, मतलब ही अच्छा प्रतिभा हो गया ना। ठीक है, ठीक। तो प्रतिभावशात भी ये सारी चीजें होती हैं, तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। कल हम लोग काव्य के भेदों को देखेंगे। काव्य के भेद में हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रधान काव्य, उत्तम काव्य जिसे कहते हैं, गुणीभूत व्यंग्य काव्य,
मध्यम काव्य और अधम काव्य जो कि वाच्यार्थ प्रदान होता है, उसी उत्तम काव्य में स्फोटवाद थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा डिटेल है। उसके बाद फिर हम लोग शब्द शक्तियों को भी कल देखने का प्रयास करेंगे। शब्द शक्तियां अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के नाम से देखने का प्रयास करेंगे। ये डिटेल है, थोड़ी लंबी होगी, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चीजों को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।